नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई 30 सितंबर से 2000 रुपए के नोट बंद करने जा रहा है। जिसके पास भी 2000 के नोट हैं, वो 30 सितंबर से पहले 2000 के नोट बदलवा सकता है। 23 मई से नोट बदलने का काम शुरू होगा। बैंकों को स्पेशल गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बैंकों को कहा गया है कि 2000 के नोट जारी करना बंद करें। 23 मई के बाद जितने भी 2000 के नोट बैंकों के पास आते हैं, उन्हें बदला जाए। एक्सचेंज पर एक बार फिर से 20,000 का कैप लगा है। मतलब आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए ही बैंक में बदलवा सकते हैं। बैंकों के स्पेशल विंडो खोलना होगा। आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखाएं खोली जाएंगी। आरबीआई ने बता दिया है कि 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। 30 सितंबर आखिर तारीख है। जल्द से जल्द जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं, वो बदलवा सकते हैं। आरबीआई के इस फैसले ने एक बार फिर से लोगों को साल 2016 में हुई नोटबंदी की याद ताजा कर दी। 2016 में नोटबंदी के ऐलान के साथ 2000 रुपए का नोट जारी हुआ था। अब करीब 7 साल के बाद 2000 का नोट चलन से बाहर होने जा रहा है। आरबीआई के इस फैसले के बाद क्या हलचल देखने को मिलती है? नोटबंदी के इस फैसले पर कैसी सियासत देखने को मिलती है? राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, बताता रहूंगा। आज मैं आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे के बारे में बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 की बैठक हो रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। हिरोशिमा में दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के मुखिया इस वक्त हिरोशिमा में मौजूद हैं। सातों दिग्गज नेता एक साथ हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। परमाणु हथियारों की होड़ से दुनिया को सावधान किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के अध्यक्ष वाली पहचान के साथ G7 की बैठक में पहुंचे। कैसे जापान के मंच पर दुनिया हिंदुस्तान का दम देखेगी, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। G7 के बेहद खास लम्हों की झलक आपको दिखाऊंगा। जब भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर पहुंचते हैं, उस देश में रहने वाले हिंदुस्तानियों में देशभक्ति का जोश बढ़ जाता है। हर तरफ मोदी मोदी का शोर बढ़ जाता है। जापान में भी ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर हिंदुस्तान के लोगों में जोश हाई दिखाई दिया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही परिवार का कोई बड़ा घर में आता हो, कुछ ऐसे ही अंदाज में जापान में माहौल बन गया। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलना चाहता था, सेल्फी खींचना चाहता था। बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद दिलवाना चाह रहा था। देशभक्ति के नारों के साथ मोदी मोदी के शोर से हॉल पूरा गूंज उठा। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको हर तस्वीर दिखाऊंगा। जापान में रह रहे हिंदुस्तानियों के दिलों का हाल भी सुनवाऊंगा।
मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जापान के हिरोशिमा शहर पर है। परमाणु हमला का जख्म झेल चुका हिरोशिमा शहर इस वक्त पावर पॉलिटिक्स का केंद्र है। दुनिया के 7 सबसे बड़े ताकतवर देशों के मुखिया इस वक्त हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच गए हैं, उनके साथ उनकी पत्नी जिल बाइडेन भी पहुंच चुकी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, इटली की प्रधानमंत्री, जापान के चांसलर, कनाडा के प्रधानमंत्री भी इस वक्त हिरोशिमा में मौजूद हैं। उनकी अगुवाई में जापान के प्रधानमंत्री लगातार जुटे हुए हैं। हिरोशिमा में इस वक्त रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। हिरोशिमा हरे भरे चुगोकू पहाड़ों से घिरा एक सुंदर सा शहर है। दुनिया की बड़ी हस्तियों का हिरोशिमा पहुंचना जापान के प्रधानमंत्री के लिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। हिरोशिमा उनका होम टाउन भी है। दुनिया के 7 दिग्गज नेताओं के कार्यक्रम की शुरुआत हिरोशिमा की धरती को नमन करते हुए सभी लोग हिरोशिमा के बेहद खास पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। परमाणु हमले में मारे गए लोगों को नम आंखों से याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनकी याद में पौधे लगाए और यह लम्हा बेहद खास रहा है। दुनिया की राजनीति में इसका संदेश काफी ज्यादा बड़ा है। आज जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध का दंश झेल रही है, रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले का खतरा दहशत पैदा कर रहा है। रूस हर वक्त यूक्रेन पर परमाणु हमले का धौंस दिखाता है। पूरी दुनिया डरी सहमी है और सबको पता है कि परमाणु युद्ध का मतलब है भीषण तबाही, तबाही का ऐसा दायरा जिसकी चपेट में आने से शायद ही कोई देश बच सकेगा। आज हिरोशिमा की धरती से दुनिया के बड़े नेता ये संदेश देते नजर आ रहे हैं। हिरोशिमा का जेनबाकू डोम एकमात्र ढांचा है जो परमाणु तबाही के बाद बचा है। हिरोशिमा के लोगों ने काफी कोशिश से इसे संभाल कर रखा हुआ है। यह खंडर सी इमारत उन लम्हों को ताजा कर देती है जिसे हिरोशिमा के लोगों ने उस दौर में जिया है। यह इमारत तबाही के सबसे ताकतवर फोर्स की झलक देती है जिसे मानव ने ही मानवता ने के विनाश के लिए तैयार किया था। यह इमारत दुनिया में शांति की उम्मीद जगाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 78 साल पहले हिरोशिमा के परमाणु हमले का जख्म झेला था। 6 अगस्त साल 1945 को अमेरिका के हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया। आज भी हर जापानी के दिल में जख्म ताजा है। पूरी दुनिया हिरोशिमा के नाम के साथ उस खौफनाक तबाही को याद करती है। परमाणु युद्ध का नाम ही हर किसी के दिल को दहशत से भर देता है। 9 अगस्त साल 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। पूरे शहर राख के ढेर में बदल गए। इन हमलों में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये मौतें भयंकर ब्लास्ट, जोरदार आग, जहरीले रेडिएशन की वजह से हुई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा क्यों खास माना जा रहा है। जानकारों की नजर में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। भारत को एक समय में गुटनिरपेक्ष समूह का नेता माना जाता था। इसमें तीसरी दुनिया के देश शामिल होते थे, वो देश जिन्हें आज ग्लोबल साउथ का नाम दिया गया है। आज
उभरते भारत की तस्वीर ने हर किसी को हैरान कर दिया। G7 की बैठक के लिए हिरोशिमा को इसी बड़े संदेश के लिए चुना गया था। इस वक्त जब दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, परमाणु युद्ध से होने वाली तबाही डरा रही है, जापान की कोशिश है कि पूरी दुनिया इस दर्द को महसूस करे, परमाणु अप्रसार संधि का दायरा बढ़े, हिंदुस्तान जैसे देश इसमें अहम भूमिका निभाए। हिंदुस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बताता है। जापानी एक्टिविस्ट के इस पोस्टर पर सबसे ऊपर हिंदी में लिखा है, हे राम, परमाणु हथियारों को खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल होकर नर्क से बचाओ। कैसे ये एक्टिविस्ट महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश की याद दिला रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। 1945, 6 August, one atomic bomb dropped in Hiroshima. Then many people died, and so we don't like no more tragedy other countries in the world. So I will go to G20 summit in New Delhi for abolishing nuclear weapon. Gandhi ji Mahatma hai, and very important person in the world. He likes ahimsa, so we have to stay, live in ahimsa. शांति से। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेहमान देशों के प्रमुखों हिरोशिमा में उन परिवारों से भी मिलवाया जाएगा जिनके परिजन परमाणु हमले के शिकार हुए। विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि इसके पीछे जापान की एक मंशा यह भी हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने इमोशनल ग्राउंड पर परमाणु अप्रसार संधि की भूमिका को बनाया जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमाणु हमले में तबाह हुए हिरोशिमा का शहर यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री, इससे पहले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साल 1957 में हिरोशिमा पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन के साथ जापानी प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने लगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक मामलों से लेकर दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के खास निमंत्रण पर हिरोशिमा पहुंचे। G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में जापान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत को इससे अतिथि देश के तौर पर न्योता दिया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, G7 मीटिंग की बात जहां तक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले G7 की बैठकों में 3 बार शामिल हो चुके हैं। इस बार उनका यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस साल हिंदुस्तान G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हिंदुस्तान में G20 के बैठकों का दौर जारी है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की मुख्य मीटिंग की अध्यक्षता पीएम मोदी करने वाले हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा क्यों खास माना जा रहा है। जानकारों की नजर में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। भारत को एक वक्त में गुटनिरपेक्ष समूह का नेता माना जाता था। इससे तीसरी दुनिया के देश शामिल होते थे, वो देश जिन्हें आज ग्लोबल साउथ का नाम दिया जाता है। आज भारत उभरती हुई महाशक्तियों से सीधे बात करता नजर आता है, जिसमें चीन, रूस के साथ पहले से स्थापित महाशक्ति और में ब्रिटेन, यूरोपीय देश शामिल है।
G7 की बैठक में भारत इस बार G20 के अध्यक्ष देशों की हैसियत से भी शामिल हो रहा है और आज के दौर में G20 G7 के ज्यादा प्रभावशाली समूह है। इस वक्त G7 की बैठक में शामिल होने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा को छोड़कर करीब सभी देशों की अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ के साथ जा रही है। इसमें भारत ऐसा देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर सबसे ज्यादा तेज है और ये सारी बातें हिंदुस्तान को अहम बनाती है। इस बार G7 में हिंदुस्तान की मौजूदगी बेहद खास हो जाती है। दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान के बढ़ते कद का एहसास करवाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जापान में G7 की बैठक 19 मई से लेकर 21 मई तक चलने वाली है। इसमें G7 के सदस्य देश जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन में इस बार G7 देशों के अलावा यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, कुक आइलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम को भी बुलाया गया है। इन देशों के अलावा इनमें कई वैश्विक संगठन भी हैं, जैसे IMF, UN, WTO भी भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया है कि भारत 3 औपचारिक सत्र में हिस्सा लेगा, जिनमें पहले 2 सत्र 20 मई को होंगे, तीसरा सत्र 21 मई को आयोजित होने वाला है। पहले 2 सत्र के विषय खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण होंगे। दूसरा वहीं शांतिपूर्ण, टिकाऊ, प्रगतिशील विश्व जैसे विषयों पर तीसरे सत्र में शामिल किया जाएगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में भी हर किसी को इंतजार है, उस पर नजर रहने वाली है। दुनिया के ताकतवर देशों के समूह में जल्द भारत को भी एंट्री मिल सकती है। जापान में होने वाले शिखर सम्मेलन में समूह के विस्तार पर भी चर्चा होने के आसार हैं। भारत, चीन, ब्राजील समूह को शामिल करने पर बातचीत चल रही है। इसके बाद इसे G10 या D10 नाम दिया जा सकता है। समूह की शुरुआत साल 1975 में हुई थी, जब यह G6 हुआ करता था। कनाडा इसके बाद में शामिल हुआ। इससे पहले रूस भी शामिल था, लेकिन क्रीमिया पर हमले के चलते 2014 में रूस को हटा दिया गया था। मौजूदा G7 समूह दुनिया की 45% अर्थव्यवस्था मगर 10% आबादी को कवर कर सकता है। इसी वजह से इसके विस्तार की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। G7 का फोकस दुनिया के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर है, जिसमें शांति है, सुरक्षा, आतंकवाद है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण जैसे तमाम मुद्दे हैं। इनके समाधान पर भी बात होती है, जबकि G20 अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित रहता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देशों के साथ शांति, स्थिरता, खाद्यान्न, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। यह भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि वो इस सम्मेलन में G7 के देशों से ज्यादा जरूरी मुद्दों पर समर्थन जुटाए। G7 शिखर सम्मेलन में G20 के 12 देश शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई से 3 देशों की यात्रा पर है। 6 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 3 शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे, 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, दुनिया भर के 24 से ज्यादा देशों के नेताओं से मिलेंगे। दूसरे दौर के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 मई के बीच G7 के कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे और दूसरे चरण में पीएम मोदी 21 मई को पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेसी में पहुंचेंगे। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रांत द्विपक्षीय संगठन फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन की
मेजबानी करेंगे। साल 2014 में स्थापित किए गए FIPIC ने भारत और 14 प्रांत प्रशांत द्वीप देशों को शामिल किया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यही पहली यात्रा होगी। तीसरे और आखिरी चरण में पीएम मोदी 22 से 24 मई तक सिडनी में होंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। 23 मई को ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के CEO प्रमुख कारोबारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान जहां भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, उस देश में मोदी मोदी का शोर बढ़ जाता है। उस देश में रहने वाले हिंदुस्तानी मूल के लोगों के बीच काफी ज्यादा खुशी देखने को मिलती है। हर हिंदुस्तानी देश प्रेम से खुशी हो जाता है। जापान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों के बीच पहुंचे, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे परिवार का कोई बड़ा घर में आता है, कुछ इसी तरीके का माहौल आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो जापान में बन गया। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाह रहा था। बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद दिलवाना चाह रहा था। देशभक्ति के नारों के साथ मोदी मोदी के शोर से पूरा हॉल गूंज उठा। राष्ट्रवाद के जरिए मैं आपको जापान में रहने वाले हिंदुस्तानियों के दिल की बात सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। मैं बता नहीं सकती हूँ, खुशी तो बहुत ही सबके अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देशभक्ति की भावना जो आप सबके अंदर देख रहे हैं, मोदी जी की वजह से ही है। मोदी जी की वजह से जितने भी इंडियंस बाहर रहते हैं वो भी एकजुट हो रहे हैं, जो कि एक बड़ा चेंज है मोदी जी के आने के बाद से। तो मोदी जी एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है हमारे देश के लिए, हमारे देश के यंगस्टर्स के लिए। उन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। तो मोदी जी है तो आज दुनिया में सब जगह इंडियन सुरक्षित हैं। हम बाहर भी रह करके हमारा काफी पहले से ज्यादा अब हमारी भी इम्पोर्टेंस यहाँ होती है। पहले हम इंडिया का नाम नहीं ले पाते थे इतना खुल करके जितना अब लेते हैं। अब हमें गर्व होता है और कोई भी मोदी जी को सुनता है तो सभी बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आपके जो PM है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स अ प्रेशर कि वो आए हैं और हमारे देश की मान बढ़ता है। यहाँ पे जापान और भारत के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और ग्रास रूट लेवल ऊपर तो बात हो ही रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, पर मैन टू मैन, पब्लिक टू पब्लिक जो है उसमें भी यहाँ पे बढ़ावा आ रहा है। इसलिए हमें अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने में बहुत खुशी है और वो यहाँ आते हैं और हमारे देश को जो आगे बढ़ा के देते हैं। जापान में G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की मौजूदा चुनौतियों पर बात करने वाले हैं। G20 देशों अध्यक्ष के तौर पर अपनी बात रखने वाले हैं। दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान की बढ़ती धमक अगले 5 दिनों तक पाकिस्तान चीन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।